हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न ज्योग्राफी पे। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं पॉपुलेशन ज्योग्राफी, जिसकी आज हमारी क्लास नंबर 5 है। और आज हम पढ़ेंगे नगर आकार की व उसके सिद्धांत, जिसमें जैसे ये वर्गीय महोदय के सिद्धांत थे, खंड सिद्धांत है, ये वाले सिद्धांत हैं। इस तरह के हम सिद्धांत भी पढ़ेंगे इसमें। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए मॉर्फोलॉजी ऑफ सिटी यानी कि नगर आकारिकी। इसमें क्या होता है, इसमें ये बताया जाता है कि कौन सा जो नगर है उसका कैसा स्वरूप है, वो किस तरह के आकार का है। ये वाली जो चीज़ें होती है ना, ये होती हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ सिटीज़ की। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखो नगर आकारिकी के आंतरिक स्वरूप। जो नगर आकारिकी के जो मॉर्फोलॉजी ऑफ सिटी के जो आंतरिक स्वरूप हैं वो देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट है ग्रीडिरोन प्रतिरूप। ग्रीडिरोन प्रतिरूप ये चेकर बोर्ड की तरह होता है। इसमें क्या होता है, ये इस तरह का जो ये डायग्राम है ना, यहाँ पे जो घर होते हैं ये इस तरह से बने होते हैं कि जो सड़कें होती हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। ठीक है, समकोण पर इसमें सड़कें काटती हैं। और जो आयताकार जो विन्यास होता है ना, वो होता है सड़कों का, यानी कि जो सड़कें होंगी वो आयताकार होंगी, एक दूसरे को समकोण पर काटेंगी। और जो भवन होंगे ना, उनका निर्माण तो अच्छा होगा, लेकिन इसका दोष भी होता है। क्या दोष होता है ग्रीडिरोन प्रतिरूप का? इसमें जो घर बनते हैं ना, उसमें ये दोष पाया जाता है कि जब हम सड़कों से जाते हैं, एक लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। फिर हमें सड़कों से जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर नगर के जो अंदर वाले हिस्से में जाएंगे ना, तो हमें लंबी दूरी तय करके जानी पड़ेगी ग्रीडिरोन में। ठीक है, और फिर से देख लीजिए जो ग्रीडिरोन जो प्रतिरूप है, इसमें क्या होता है कि जो चेकर बोर्ड होता है ना, उस तरह की आकृति में जो घरों का निर्माण होता है वहाँ पे इस तरह से बनाया जाता है, जिसमें जो ये सड़कें होती हैं ये एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं और आयताकार होती हैं। इसमें जो घर होते हैं उनका निर्माण तो बहुत अच्छे से किया जाता है, सुगम होता है यातायात भी, लेकिन जो सड़कें होंगी ना उसमें लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। और भीतरी भाग में जाने के लिए उसमें हम बहुत लंबी दूरी तय करके अंदर तक जाएंगे। रोमन में जो ये प्रतिरूप है ना, ये रोमन में पाया जाता है। जो भी चेकर बोर्ड या ग्रीडिरोन जो प्रतिरूप है ये रोमन में पाया जाता है। और जैसे कि जो ट्यूरिन जो नगर है रोम का वो, और जो चंडीगढ़ हमारा जो है, ये चंडीगढ़ में जो स्वरूप है वो यही स्वरूप पे चंडीगढ़ बसाया गया है। और जो रोम का जो ट्यूरिन जो शहर है वो भी इसी जो चेकर बोर्ड या ग्रीडिरोन प्रतिरूप है इसी में बसाया गया है। तो क्वेश्चन आ जाए कि मान लो रोम का आ जाए तो एज इट इज़ बिल्कुल ये का ये शहर का भी यही नाम दे देंगे, शहर देंगे ट्यूरिन। जो रोम का नगर है वो कौन से प्रतिरूप पर बना है, उस नगर का जो आकार है वो कैसा है, वो है ग्रीडिरोन प्रतिरूप या फिर चेकर बोर्ड, या फिर इसमें क्या है सड़कें हैं वो कैसी हैं, आयताकार हैं। इसका भी पूछ लेंगे। ये चारों पांचों ये वाली जो है ना इसकी विशेषताएं ये दे देंगे, ये पूछ लेंगे कि कौन से प्रतिरूप की विशेषताएं हैं। इस तरह से क्वेश्चन आ जाए चंडीगढ़ जो नगर है वो कैसे प्रतिरूप पर बसा है, वो चेकर बोर्ड या ग्रीडिरोन प्रतिरूप से बसाया गया है, उसको भी। आगे है रेडियो संकेंद्रीय प्रतिरूप। रेडियो संकेंद्रीय जो प्रतिरूप है उसमें क्या होता है कि केंद्र में नगर होता है। ये देखो डायग्राम, केंद्र में तो नगर होगा और जो बाजार होंगी और जो मंडियां वगैरह होंगी ना, वो सारी नगर के चारों ओर होती हैं। ठीक है, नगर के चारों ओर बाजार और मंडियां होंगी, केंद्र में नगर होगा, वो नगर प्रतिरूप कहलाएगा रेडियो संकेंद्रीय प्रतिरूप। और इसमें जो सड़कें होती है ना वो नगर को सितारे के रूप में जोड़ती हैं। देखो इसमें यहाँ पे ये इसी तरह तो आ रही है ना, ये एक स्टार सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, और इसमें जो सड़कें होंगी उनका कोण 120 डिग्री का होता है। कितना होता है, 120 डिग्री के कोण पर होती हैं सड़कें। कौन से प्रतिरूप में, रेडियो संकेंद्रीय प्रतिरूप में। और इसका एग्जाम्पल है इंडिया गेट जो है दिल्ली में, वो जौनपुर, औरंगाबाद और बीजापुर। ये सारे नगर जो हैं ये कौन से शेप के हैं, ये हैं रेडियो संकेंद्रीय प्रतिरूप के। दिल्ली में इंडिया गेट, जौनपुर, औरंगाबाद और बीजापुर, ये सारे के सारे जो नगर हैं ये बसे हैं रेडियो संकेंद्रीय प्रतिरूप पे। आगे देखिए रेखीय प्रतिरूप। रेखीय प्रतिरूप में क्या है कि एक रेखा के, मान लो यहाँ पे जो घर होंगे ये रेखा सी है, इसके दोनों ओर, सड़क के दोनों ओर जो होते हैं वो घर होते हैं इसमें। जैसे कोई भी सड़क होगी, नदी होगी, नहर होगी, रेलवे लाइन होगी, तो इन सब के सारे सारे घर बना लेंगे लोग। इसी को कहते हैं रेखीय प्रतिरूप। ये जो अब है ये यही प्रतिरूप चलन में है।
जैसे फरीदाबाद हो गया, मोदी नगर हो गया, ये नगर जो हैं ये रेखीय प्रतिरूप से बसाए गए हैं। आगे देखिए अरीय प्रतिरूप, अरीय त्रिज्या प्रतिरूप, इसमें क्या होता है कि दो सड़कों का जो मिलन स्थल होता है ना उसके ऊपर जो नगर होता है वो बसाया जाता है। ये डायग्राम देखिए, मान लो इस तरह से सड़क आ रही है और इस तरह से आ रही है, तो यहाँ पे जो है वो नगर बसाएंगे, इसको कहेंगे अरीय त्रिज्या प्रतिरूप। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है रूस में मॉस्को, बर्लिन, और दिल्ली, भोपाल और इंदौर। भारत में हो गए दिल्ली, भोपाल, इंदौर, रूस में हो गया मॉस्को और ये बर्लिन। ये वाले जो शहर हैं ये अरीय त्रिज्या प्रतिरूप पर बसाए गए हैं। और इसमें क्या होता है देखो, ये इस तरह से ये बसे हुए हैं, ये यहाँ पे ये मिलती ना आके, लेकिन ये मिली नहीं यहाँ पे ये नगर बस गया और ये इसी के साथ साथ ये आगे ये नगर आगे भी बसता रहता है। तो ये है अरीय त्रिज्या प्रतिरूप। नेक्स्ट है तारा प्रतिरूप। तारा प्रतिरूप में कैसे नगर बसाए जाते हैं? जब अरीय प्रतिरूप का जो विकास है वो होकर बाहर की ओर बढ़ने लग जाए। देखो ये इस तरह से था, यहाँ था, ये था अरीय प्रतिरूप। जब ये बाहर की ओर होने लग जाए, जैसे ये बाहर की ओर होगा, इनका विकास इस तरह से होने लग जाएगा, तो ये कहलाएगा तारा प्रतिरूप। यानी कि ऐसी शेप हो जाएगी नगर की जैसे कि कोई तारा है, ठीक है, इस तरह से ये नगर बस जाएगा, तो ये कहलाएगा तारा प्रतिरूप। इसका एग्जाम्पल है बरेली और जबलपुर। आगे देखते हैं मिश्रित प्रतिरूप। मिश्रित नाम से पता चला है ना, जैसे मिला जुला रूप है किसी का। जब नगरों का आकार रेखीय, अरीय, तारा, ये सारे के सारे आकार जो है उनका मिक्स होके और कोई नगर बसे, वो कहलाता है मिश्रित प्रतिरूप। यानी कि न तो वो तारा है सही से, न ही वो अरीय है, न ही वो रेखीय है, तो ये सारे मिला जुला रूप जो होता है वो है मिश्रित प्रतिरूप। एग्जाम्पल है दिल्ली की जो चाणक्यपुरी है वो चेकर बोर्ड और रेखीय दोनों प्रतिरूप पाए जाते हैं उसमें। आगे देखिए तटीय पंखा प्रतिरूप। कैसा लग रहा है? जैसे तट भी है तो और पंखे का स्वरूप भी है, तो क्या है इसमें? ये नगर तटीय भागों में बसते हैं और इनकी शेप होती है पंखे जैसी। ये नगर किसी भी नदी के, समुद्रों के तटों पर बसे होते हैं और इनकी पंखे जैसी शेप होती है। एग्जाम्पल के लिए है चेन्नई जो है ना, उसका तटीय पंखा प्रतिरूप है। तो ये थे हमारे नगरों के प्रतिरूप। आगे देखिए नगर आकृति का बाह्य स्वरूप। इसका बाहरी स्वरूप जो होता है वो देखते हैं। देखो नगरों का बाह्य स्वरूप मनुष्य के कार्यों द्वारा निर्धारित होता है। कैसे होता है? देखो सबसे पहले देखिए लंबायित नगर। जो लंबायित नगर होते हैं इसमें क्या होता है, लंबाई में जो नगर हैं ये चौड़ाई से दुगने होते हैं। क्या होगा? मान लो ये इस तरह से आयताकार से होते हैं ना, लंबाई अधिक होगी, चौड़ाई उनकी आधी होगी, इस तरह होंगे। ये लंबित नगर की लंबाई चौड़ाई से दुगुनी होती है और ये एक रेखीय होते हैं। यानी कि ऐसे होंगे जैसे किसी नहर, नदी, तालाब के नहर के साथ साथ, नदी के साथ साथ, और जो ये पटड़ियाँ होती है ना इसकी रेलगाड़ियों की, उसके साथ साथ ये बसे होते हैं। जैसे पटना, गाजीपुर, फरीदाबाद और मोदी नगर, ये सारे नगर लंबे आकार में, आयताकार में, रैखिक आकार में बसे होते हैं। ठीक है। आगे है त्रिभुज आकार स्वरूप। इसमें क्या होगा, इसमें जब एक सड़क या नदी दूसरी से मिल जाए और उसे क्रॉस न कर पाए, उस स्थान पर जो नगर बसते हैं वो होते हैं, देखो मान लो ये सड़क है और इधर से आ रही है ये सड़क, जैसे वो अरिये में था ना, लेकिन ये यहाँ पे मिल तो जाए लेकिन ये क्रॉस ना कर पाए, तो यहाँ पे जो ये इस तरह से बसते हैं ना, ये वाले नगर होते हैं त्रिभुज स्वरूप नगर। और मिर्जापुर और देहरादून जो है वो है त्रिभुज स्वरूप का मेन एग्जाम्पल। आगे देखिए ये है फ्रेंड्स वृत्ताकार स्वरूप नगर, जो कि वृत्ताकार की तरह, ये जो इस तरह बसे होते हैं वो वाले नगर। किसी भी झील के चारों ओर होंगे, मान लो ये झील है और इसके चारों ओर घर बन जाए, इस तरह से नगर बस जाए, या फिर कोई पहाड़ी होगी उसके किनारे बसे होंगे, तो ये वाले जो स्वरूप होंगे ना, तो इसके नगर के ये कहलाएंगे वृत्त आकार के स्वरूप वाले नगर। और जो भीमताल है वो जो नगर है वो इसी तरह से बसा हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है। आगे देखिए जैसे भीमताल है उसके चारों ओर जो नगर है वो बस गया। नेक्स्ट है अरिय स्वरूप नगर। जो अरिय स्वरूप नगर है उसमें क्या होता है, दो सड़क या नदी जो होते हैं ना, उनके मिलन स्थल पर
जो नगर बसते हैं उनको बोलते हैं अर्य स्वरूप नगर। और ये जो होते हैं ये आगे की ओर रेल और जो सड़क वगैरह आ जाती है ना, उससे आने से तारे की शेप ले लेते हैं। जैसे ये इस तरह था, हमने ये पहले भी पढ़ा है। ये जो सड़कें यहाँ पे नगर बस जाता है, फिर मान लो ये उधर भी चला जाए और इधर भी चला जाए, इसी तरह ये इस तरह से बनते चले जाएंगे। बाद में ये जो अर्य है ना, यही स्वरूप ले लेंगे, जो कि तारा है ना वैसे स्वरूप ले लेंगे। इसका एग्जाम्पल हो गया दिल्ली, जयपुर, अलीगढ़, मॉस्को और बर्लिन। नेक्स्ट है अनियमित स्वरूप नगर। जो अनियमित होते हैं इनकी कोई आकृति नहीं होती है, और जो भारत के जो उत्तरी मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पे जो नगर बसे होते हैं वो सारे ही अनियमित स्वरूप के नगर पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, नगरीय संरचना का सिद्धांत ये दिया था बर्गेस मोद्य ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है बर्गेस मोद्य का, डायरेक्ट ऐसे ही आ जाएगा। या तो ये राइटर का नाम दे देंगे, इसका ये जो है ना इसका नाम दे देंगे कि ये बर्गेस मोद्य ने कौन से नगरीय संरचना का सिद्धांत दिया था। तो ये होगा हमारा नगरीय संरचना का सिद्धांत, जिसका नाम होगा संकेंद्रीय वलय सिद्धांत। क्या होगा? संकेंद्रीय वलय सिद्धांत दिया था किसने? बर्गेस मोद्य ने दिया था। कब दिया था? 1923 में दिया था। या फिर नाम पूछ लेंगे ये सिद्धांत देके और पूछ लेंगे ये सिद्धांत किसने दिया था, इस तरह से। देखो, जो संकेंद्रीय वलय सिद्धांत था वो 1923 में दिया बर्गेस मोद्य ने। आगे देखिए, अमेरिका के शिकागो नगर के अध्ययन पर बेस्ड था। बर्गेस मोद्य ने है ना अमेरिका का जो शिकागो नगर था उसका अध्ययन किया था, और उसी के आधार पर इन्होंने दिया था 1923 में संकेंद्रीय वलय का सिद्धांत। फ्रेंड्स, क्या था ये संकेंद्रीय वलय का सिद्धांत? देखिए, फर्स्ट जो होता है, फर्स्ट इसमें क्या होगा, इसके अनुसार एक केंद्र होता है। सबसे पहले एक जो केंद्र होगा, जैसे बीच में एक केंद्र होगा और इसके चारों ओर 5 भागों में ये बटा होता है। जैसे इस तरह से ये छल्ले होते हैं इसके चारों ओर, ठीक है। तो जो केंद्र होता है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे व्यापारिक, वाणिज्यिक और यातायात का जो केंद्र होता है वो होता है। यानी कि जो शहर है उसके बिल्कुल सेंटर में व्यापार करेंगे, या फिर यातायात का जो ट्रांसपोर्टेशन का है वो हब होता है, केंद्र होता है वो। क्यों? क्योंकि यहीं से व्यापार होता है, जहाँ से व्यापार होगा वहीं पे यातायात होगा। सेकंड जो स्टेज होती है, जैसे फर्स्ट में तो हो गया व्यापार, सेकंड जो संक्रमण पेटी होगी उसमें क्या होगी, वो केंद्र के चारों ओर होगी, और इसमें जो है व्यापारिक उद्योग आवास होंगे, और जो भी उद्योग धंधे है ना उसमें काम करने वाले जो लोग हैं उनकी जो गंदी गंदी बस्तियां होती हैं वो होती हैं। जैसे देखो, यहाँ पे उद्योग है तो इसी के चारों ओर जो है वो मजदूर लोग हैं वो बसना स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। तो दूसरी जो संक्रमण पेटी होती है उसमें क्या होता है, यहाँ पे व्यापार और वाणिज्य के लिए जो काम करते हैं ना वो गरीब लोग रहते हैं दूसरी संक्रमण पेटी में। पहली में तो क्या होगा, व्यापारिक केंद्र होता है, यहाँ पे जो फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं वो होती हैं, और दूसरी में उससे रिलेटेड जो मजदूर होते हैं ना वो रहते हैं। इसके बाद होती है तीसरी पेटी। जो तीसरी पेटी होती है वो कैसे होती है, ये केंद्र था, यहाँ पे व्यापार करते थे, ठीक है। फिर यहाँ पे थे वो गरीब लोग। आगे जो तीसरी पेटी होगी ना वो होगी जो यहाँ पे काम करने तो आती है, लेकिन यहाँ पे अपने घरों में वो शाम को वापस चले जाते हैं। वो वाले जो लोग हैं वो तीसरी पेटी में रहते हैं, जो कि मध्यम स्तर के लोग आते हैं, जो कि न तो गरीब है न ही अमीर हैं, वो मध्यम स्तर के लोग आते हैं, ठीक है। फिर है फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज में क्या होता है, जो अच्छे पैसे वाले जो धनाढ्य लोग होते हैं ना वो रहते हैं फोर्थ पेटी में, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, सफेद पोश कर्मचारी बोलते हैं। सफेद कॉलर वाली जो जॉब करते हैं वो वाले जो कर्मचारी होते हैं ना वो रहते हैं फोर्थ पेटी में। फिर है फिफ्थ पेटी आ गई इसकी। फिफ्थ संक्रमण पेटी में क्या होता है, फिफ्थ में है ना जो भी बड़े बड़े नेता होते हैं, बिल्डर होते हैं, और जो और ज्यादा अमीर लोग होते हैं फोर्थ वालों से, वो वाले रहते हैं फिफ्थ पेटी में। तो क्या हो गया, एक बार हम डायग्राम से देखते हैं। इसमें देखिए बर्गेस मोद्य ने जो 1923 में अपना जो सिद्धांत दिया था, इसमें क्या बोला उन्होंने कि बिल्कुल केंद्र में जो होता है ना यहाँ पे तो होता है व्यापार, ठीक है। बिल्कुल केंद्र में क्या होगा, यहाँ पे फैक्ट्रियां वगैरह, व्यापारी जो एरिया होता है वो होता है ये, ठीक है। इसके चारों ओर संक्रमण जो मेखला होती है, इसमें क्या होता है, इसमें जो भी मजदूर व्यापार के लिए जो केंद्र में काम करने के लिए आते हैं ना वो इसके चारों ओर रहते हैं दूसरी पेटी में।
तीसरी पेटी में क्या होता है, तीसरी पेटी में लोग यहाँ पे काम करने के लिए तो आते हैं, लेकिन ये क्या होता है, ये मध्यम वर्गीय लोग होते हैं जिनके यहाँ पे अपने ये काम करने के लिए यहाँ केंद्र में आएंगे, लेकिन वापस शाम को अपने घर लौट जाएंगे। चौथी जो पेटी है उसमें क्या है, मध्यम वर्ग से थोड़ा उच्च स्तर के जो लोग हैं ना वो रहते हैं चौथी पेटी में। फिर जो पांचवी पेटी है उसमें क्या है, जो बड़े बड़े जो नेता होते हैं, बिल्डर होते हैं ना, वो वाले रहते हैं। और ये वाला जो वो एरिया होता है जिसको हम सेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है, इसमें बड़े बड़े जो अधिक धनाढ्य लोग होते हैं वो रहते हैं इस वाले फिफ्थ वाली पेटी में, ठीक है। तो ये था हमारा किसका, बर्गेस मोद्य का जो ये सिद्धांत था, संकेंद्रीय वलय सिद्धांत, जो उन्होंने 1923 में दिया था। बहुत ही ईजी सा था ये, आपको मेरे को लगता है समझ में आ गया होगा कि एक केंद्र है, केंद्र के चारों ओर गरीब लोग जो हैं वो अपनी बस्ती बनाकर रह रहे हैं, क्योंकि केंद्र में है उद्योग धंधे। फिर तीसरे नंबर पे रह रहे हैं वो है मध्यम वर्गीय लोग, जो कि वहाँ केंद्र में काम करने तो आते हैं लेकिन रात को वापस लौट के अपने घर जाते हैं। चौथे नंबर पे जो श्रेष्ठ रिहायशी लोग हैं वो रहते हैं, और पांचवें नंबर पे जो उनसे भी अधिक धनाढ्य लोग होते हैं वो रहते हैं। तो ये था बर्गेस मोद्य का सिद्धांत। अगला देखिए, खंड सिद्धांत। खंड सिद्धांत किसने दिया था, होमर हायट मोद्य ने दिया था, 1939 में दिया था, और 141 शहरों के अध्ययन करने के बाद दिया था। 141 नगरों का अध्ययन किया था होमर हायट ने 1943 में, तब एक सिद्धांत दिया जिसको उन्होंने बोला खंड सिद्धांत। और ये जो सिद्धांत था ना, ये तारा की आकृति की, स्टार की जो शेप थी, उन नगरों का जो सिद्धांत था उनसे रिलेटेड था ये। देखिए, जो तारे की शेप थी उससे रिलेटेड था ये वाला जो खंड सिद्धांत था ना, खंड नगरीय सिद्धांत। इसमें 5 जो भागों में बांटा था। तो 5 भाग कौन से थे कि सबसे पहला जो भाग होगा उसमें तो केंद्रीय व्यापारी क्षेत्र है, ये जो पहला भाग है इस शहर का वो है केंद्रीय व्यापारी क्षेत्र। फिर दूसरा जो भाग है वो है थोक व्यापार या फिर हल्का विनिर्माण उद्योग। थोक व्यापार या फिर हल्का विनिर्माण उद्योग हैं वो आगे है। तीसरा है निम्न श्रेणी के आवासीय क्षेत्र, फिर है मध्यम श्रेणी के आवासीय क्षेत्र, और फिर है उच्च श्रेणी के आवासीय क्षेत्र। क्या है इसमें भी उसी तरह है, थोड़ा सा ही डिफरेंस हुआ है कि बीच में तो इसमें भी केंद्र में व्यापार ही है। फिर व्यापार जो है ना, बीच में इसमें हो गया व्यापार, इसके चारों ओर जो इससे थोड़े से छोटे उद्योग हो गए, जो छोटे से जो लघु उद्योग है ना वो वाले हैं यहाँ पे। फिर तीसरे में क्या है, इन उद्योगों में काम करने वाले जो लोग थे निम्न आवासीय श्रेणी वाले वो हैं। फिर चौथे में जो मध्यम वर्गीय जो लोग हैं वो वाले लोग हैं, और पांचवें में है उच्च जो रिहायशी लोग हैं ना, जो काफ़ी धनाढ्य लोग हैं वो हैं। तो ये भी उसी से मिलता जुलता है खंड वाला भी, ठीक है। बस इसमें क्या देखना आपको कि जो खंड नगरीय सिद्धांत है वो किसने दिया था, होमर हायट ने दिया था। कब दिया था, 1939 में दिया था। कितने नगरों का अध्ययन किया था, 141 नगरों का अध्ययन किया था। ये जो सिद्धांत था कैसी आकृति के ऊपर बेस्ड था, जिन शहरों की आकृति तारानुमा है ना उनसे रिलेटेड था। तो क्वेश्चन में अब इस तरह नहीं डालेगा कि वन वर्ड का होगा, वो इस तरह होगा, होयट महोदय ने जो सिद्धांत दिया था उस सिद्धांत का नाम था खंड सिद्धांत। उस सिद्धांत को दिया था होयट महोदय ने 1939 में। फिर 141 शहरों का अध्ययन किया था। आकृति तारे की जैसी थी, रेखीय थी, या कुछ इस तरह से। इस तरह 4 ऑप्शन देंगे पूरी लाइन में, आपको टिक करना है कि सारे ठीक हैं या फिर एक ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन देगा। आगे देखते हैं नगरीय संरचना का सिद्धांत। नगरीय संरचना का सिद्धांत दिया था मान महोदय ने, इसीलिए इसको हम और क्या बोलते हैं, मान मॉडल भी बोलते हैं। इन्होंने क्या किया था, जो बर्गेस महोदय का जो संकेंद्रीय वलय सिद्धांत था वो, और हायट महोदय का जो खंड सिद्धांत था ना, उन दोनों में कुछ बदलाव किया था और उनके मिक्सचर से जो बनाया था ना उसी को ही बोला था मान मॉडल। तो जो ये मान मॉडल था ना, इसमें क्या था, नगर के आवासों को 6 भागों में बांटा था मान महोदय ने। और वो कौन से थे देखिए, इस मॉडल में स्थानीय वायु को ध्यान में रखा गया था। जो स्थानीय वायु है उसको ध्यान में रखा गया था। इसमें भी था तो ये वैसा ही जैसे जो 5 पार्ट्स थे इसके, जो बर्गेस महोदय ने दिए थे उसी तरह ही था, जैसे थोड़ा बहुत खंड का मिला दिया था इसमें, लेकिन इसमें 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा थे, बस वो ही देख लीजिए। देखो
इसमें क्या था, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है ना, ईस्ट और वेस्ट। तो जो इसमें जो पूर्वी भाग थे उसमें तो उसको बोला गया कि दूषित भाग, यानी कि यहाँ पे उद्योग धंधे वगैरह होते थे। और यहाँ पे जो पूर्वी भाग था ना, इसमें तो रहते थे श्रमिक लोग, और यहाँ पे उद्योग धंधे थे। और उद्योग धंधे जहाँ पे थे उसी के चारों ओर जो श्रमिक लोग थे ना, जो पुअर पीपल थे, वो अपना घर बना के रहते थे। लेकिन जो पश्चिमी भाग था उसमें क्या था, पश्चिमी भागों में जो भी धनाढ्य लोग थे वो रहते थे। तो जो पूर्वी भाग, इसमें क्वेश्चन आता है ऐसे कि जो ये मान का जो मॉडल था ना, इसमें दूषित जो वायु थी वो कौन सी दिशा में थी, तो वो पूर्वी दिशा में थी। क्यों थी, क्योंकि वहाँ पे उद्योग धंधे थे। और शुद्ध वायु वाले या उच्च स्तर वाले जो क्षेत्र थे वो कौन सी दिशा में थे, वो थे पश्चिम में। बस आपको ये देखना है, ठीक है। तो देख लीजिए, मैंने लिख भी रखा है कि नगर के वेस्ट भाग में तो वायु शुद्ध थी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो अधिक पैसे वाले लोग रहते थे, यहाँ पे उद्योग धंधे नहीं थे, उनका रिहायशी जो होता था ना वो वाला क्षेत्र था ये। और जो ईस्ट भाग था वो था दूषित। क्यों, क्योंकि यहाँ पे उद्योग धंधे थे और जो भी पुअर पीपल थे वो यहीं पे रहते थे। ये देखो यहाँ पे उस स्तर के जो आवास थे वो पश्चिम में थे नगर के, और नगर के पूर्वी भागों में उद्योग धंधे थे, और जो श्रमिक थे ना वो उद्योग धंधों के ही चारों ओर रहते थे। तो ये था मान का मॉडल। और हमने पढ़ा हायट महोदय का जो मॉडल था वो, और एक था संकेंद्रीय वलय सिद्धांत जो कि बर्गेस महोदय ने दिया था। तो ये वाला जो टॉपिक था, ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने बस वही करवाए हैं। छोटी सी वीडियो होगी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स। बाय बाय।